अब बताइए कौन कौन से टॉपिक कह रहे थे आप। अच्छा, डीएनएस स्पूफिंग की बात कर रहा था। ठीक है, डीएनएस स्पूफिंग बेसिकली क्या होता है, ये अटैक होता है। ठीक है, ये क्या करेंगे कि जस्ट लाइक कि मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है और इसके अंदर मल्टीपल डोमेन और आईपी है, मल्टीपल डोमेन और आईपी इसके अंदर मेरे डीएनएस के अंदर ऐड है। ठीक है, और ये आगे फर्दर मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, और अब क्या होता है कि नेटवर्क पर या डीएनएस सर्वर पर कोई एमआईटीएम कर रहा है। एमआईटीएम समझते हो? मैन इन द मिडल अटैक होता है ये। ठीक है, मैन इन द मिडल का मीन्स क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि किसी भी लोकल नेटवर्क पर एक अटैकर बैठा है नेटवर्क से कनेक्ट होके। ये क्या करेगा? डीएनएस स्पूफिंग करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी डीएनएस के आईपी एड्रेसेस और जो नेम है, ये फ्लडिंग कर देगा मल्टीपल डीएनएस। यानी कि डीएनएस सर्वर की मेमोरी को फुल करने के लिए ये अटैक होते हैं यहाँ पे। तो एज इट इज यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का पार्ट देखा जाए तो हम किस किस टाइप की सिक्योरिटी कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हो? क्या थोड़ा बता सकते हो किस किस टाइप की हम सिक्योरिटी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे अटैक को रोकने के लिए? आवाज आ रही है मेरी? सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं। देखिए, एक चीज तो ये है कि हम पर्टिकुलर जो मेरा लोकल नेटवर्क है उसको ही मैं सिक्योर करूं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरी चीज है मैं एसीएल का यूज करूं, जो कि आप पूछ रहे थे कि इसके अंदर एसीएल का क्या काम रहता है ना, जिसको हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। तो एसीएल आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड, ठीक है, और एक होती है आपकी एक्सटेंडेड। तो स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ होस्ट और नेटवर्क, ब्लॉकिंग ऑफ होस्ट और नेटवर्क, ये होता है आपका स्टैंडर्ड के अंदर। एक्सटेंडेड के अंदर क्या होता है? एक्सटेंडेड के अंदर होता है ब्लॉकिंग ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, अब प्रोटोकॉल आपका कोई भी हो सकता है, टीसीपी और यूडीपी। इनके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक कंट्रोल लिस्ट बना के उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर ये डीएनएस स्पूफिंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो डेटा फॉरवर्ड कर ही रहा होगा ना। अब किस बेस पे डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहा है, हमें ये चीज थोड़ा सा देखना होता है। अब अगर मैं उसी प्रोटोकॉल का, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे अगर मैं टीएफटीपी की बात करूं और पर्टिकुलर कोई भी नेटवर्क हो सकता है, तो एक बार के लिए टीएफटीपी तो मेरा हर बार तो यूज होता नहीं है, कभी कभी यूज होता है, तो मैं कभी भी उसको अनेबल कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको बंद करके चलूं तो इट मीन्स कि एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर मैं अगर टीएफटीपी को ब्लॉक करूं तो वो प्रोटोकॉल में ब्लॉक कर रहा हूं। तो अब कोई भी अटैकर अगर अटैक करेगा तो वो टीएफटीपी अटैक सर्वर के थ्रू कर रहा है। यानी कि इसके अंदर इसने क्या किया, टीएफटीपी के अंदर बहुत सारे इसने क्या कर दिया, डीएनएस के एड्रेसेस बना दिए। फॉर एग्जांपल एक बनाया a.com, b.com और मल्टीपल आईपी एड्रेस हो गए c.com, यहाँ भी इसका आईपी एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से एक पूरी बड़ी लिस्ट है। अब वो जब लिस्ट अटैक कर रहा है, ठीक है, तो किसी ना किसी फाइल ट्रांसफर के थ्रू ही कर रहा होगा। ठीक है, या जनरल शेयरिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो
मैं एक्सटेंडेड ACL का यूज करके उस पर्टिकुलर नेटवर्क रूल को या नेटवर्क प्रोटोकॉल को ब्लॉक करवा सकता हूँ। ठीक है, क्या ब्लॉक करवा सकता हूँ कि मैंने इस राउटर के ऊपर एक्सटेंडेड ACL लगाई और ये बताया कि भाई TFTP का ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी नेटवर्क से आ रहा हो, चाहे वो इस राउटर से आ रहा हो या वो इस राउटर से आ रहा हो, यहाँ पे आते ही ब्लॉक हो जाए। मैंने लगाया ब्लॉक TFTP। ठीक है, तो ऐसे प्रोटोकॉल्स की ब्लॉकिंग हम एक्सटेंडेड के अंदर कर सकते हैं। और अगर आपको एक पर्टिकुलर नेटवर्क या होस्ट ही ब्लॉक करना है, फॉर एग्जांपल कि भाई ये जो सिस्टम है ना, यहाँ के जितने भी लोकल सिस्टम्स हैं, ये पर्टिकुलर मेरे सर्वर तक रीच ना कर पाए, जबकि ये सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता रहे। ठीक है, यानी कि सर्वर का जो भी आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस तक ये सिस्टम रीच ना कर पाए, तो हम नॉर्मल ब्लॉकिंग क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ समझते हैं कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.168.10.1। ठीक है, सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो है मेरे पास 200.10.10.1। ठीक है, ये मेरे पास आईपी एड्रेस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ब्लॉक। किसको कर सकता हूँ, मुझे ब्लॉक करना है 192.168.10.1 को टू रीच 200.10.10.1, तो मैं ये ब्लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, और ACL के अंदर ब्लॉक को बोला जाता है डिनाई। तो मैं ये जो कंडीशन है ये अप्लाई कर सकता हूँ मेरे नेटवर्क के ऊपर कि भाई ये जो सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर तक, मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर तक कनेक्टिविटी या TFTP या फिर एक नॉर्मल ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है कि ये पिंग नहीं कर पाएगा, कनेक्टिविटी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ये पूरी डिटेल इसके अंदर मैच करनी होती है। ठीक है, इसीलिए कि अगर आपको परमानेंट ब्लॉक करना है, अगर आपको परमानेंट ब्लॉक करना है तो आप यूज करेंगे स्टैंडर्ड ACL। अगर आपको टेम्परेरी ब्लॉकेज रखनी है, टेम्परेरी ब्लॉक, तो आप एक्सटेंडेड ACL यूज करेंगे। ठीक है, टेम्परेरी में क्या होगा, टेम्परेरी में मैंने ये बोल दिया कि 192.168.10.0 नेटवर्क का कोई भी सिस्टम पिंग ना कर पाए, मैंने क्या कर दिया, पिंग को डिनाई कर दिया, डिनाई पिंग। तो मैं एक्सटेंडेड के अंदर कर सकता हूँ। और इसके बाद क्या किया, एक्सटेंडेड के अंदर एक कंडीशन और लगाई मैंने, जिसके अंदर किया मैंने परमिट एनी। परमिट एनी का मतलब क्या है कि सिर्फ पिंग को छोड़ के बाकी परमिशन है इस नेटवर्क को। तो अब सिंपल सी चीज है कि कोई भी अटैकर को जब तक पिंग नहीं मिलेगा या कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो वो सोच ही नहीं सकता अटैक करने का। राइट, तो जैसे ही इस मशीन से मैं एक पिंग रिक्वेस्ट करता हूँ या ICMP को जनरेट करता हूँ, तो वो पिंग यहाँ तक तो पहुंचेगी, बट यहाँ पे आते ही देखेगा कि भाई यहाँ तो ना ब्लॉक कर रखा है, ये डिनाई है, तो वो यहीं से वापिस हो जाएगा। और क्या आएगा हमारे पास, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा, या आएगा RTO, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, तो इस तरीके की हम सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं हमारे इस नेटवर्क के ऊपर। इतनी चीज क्लियर है। नितिन, अमनदीप, स्पूफिंग होता है, स्पूफिंग। एक पूल के अकॉर्डिंग अटैक करना, यानी कि ऐसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, नेटवर्क को बिजी रखने के लिए, सर्वर को बिजी करने के लिए, सर्वर को हैंग करने के लिए एक तरीके से। तो वो अटैकर्स यूज करते हैं, DHCP स्पूफिंग होती है, DNS स्पूफिंग होती है, IP एड्रेस स्पूफिंग होती है। तो वो कुछ भी लगा लो, तो उस तरीके से वो होता है। ठीक है, जस्ट लाइक मैक स्पूफिंग होती है। तो मैक एड्रेस स्पूफिंग में क्या होता है, नितिन और अमनदीप?
इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी सर। वही तो बता रहा हूँ कि अभी अगर मैं बात करता हूँ इसी के अंदर मैक्स स्पूफिंग की, तो मैक्स स्पूफिंग क्या होता है? नितिन अमनदीप कोई बता सकता है व्हाट इज मैक्स स्पूफिंग? मैक्स स्पूफिंग होता है स्प्रेड अनलिमिटेड फेक मैक एड्रेसेस इनटू द नेटवर्क। ठीक है। तो नितिन और अमनदीप, क्या आप बता सकते हैं कि मैक एड्रेस का सबसे बड़ा काम हमारे नेटवर्क में कौन करता है? स्विच। यस। तो अब सपोज करते हैं कि मेरे पास स्विच की जो कैपेसिटी है काम करने की, वो ये है कि भाई एक स्विच जो है वो फॉर एग्जांपल 10,000 मैक एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है। और ये स्विच जो है ये ग्लोबल कनेक्ट है आपका इंटरनेट से या आईएसपी से। फर्दर अलग अलग स्विचेस हैं और मल्टीपल डिवाइसेस भी कनेक्टेड है। अब एक अटैकर अगर मैक्स स्पूफिंग करता है हेलो। स्विच के ऊपर। हेलो। सर, बेसिकली ना वो डीएनएस में हम ये जानना चाह रहे थे कि रिसॉल्व कैसे होता हाँ है। कि वेरी फर्स्ट टाइम अगर हमने जैसे कुछ भी डाले, जैसे google.com डाला, तो मतलब किस किस हाँ प्रोसेस से होके गुजरता है, वो चीज़ जानना चाह रहे थे हम। हाँ, देखो मैं बताता हूँ। हम्म, देखो यार कि अगर आपने इसकी सर्विसेज में डीएनएस के ऊपर गए, तो अभी आप यहाँ पे देखो कि सर्वर के अंदर या डीएचसीपी सॉरी डीएनएस का जो टूल आपको मिलता है, अब उसके अंदर क्या होता है कि डीएनएस की सर्विस पहली चीज तो हमें ऑन करनी होती है, बाय डिफॉल्ट वो ऑफ होती है। उसके बाद आता है नेम। ठीक है। अब ये नेम क्या है कि आप यहाँ पे कौन सी वेबसाइट को ऐड करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं यहाँ पे छोटा सा एक सिनेरियो, कि मेरे पास एक सर्वर यहाँ भी है, एक सर्वर यहाँ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया राउटर। अब ये सारे कहाँ कनेक्टेड है? इस राउटर से। ठीक है। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर। ओके। अब सपोज करते हैं कि ये जो लिंक है मेरा, ये लिंक हो गया गूगल, ये हो गया आपका फेसबुक, ये हो गया आपका यूट्यूब और ये हो गया आपका जीमेल। ठीक है। अब क्या करूंगा कि भाई यहाँ तो आईपी एड्रेस अलग अलग है। फेसबुक के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास आईपी है 200.1, गूगल के लिए हो गया 201.1, यूट्यूब के लिए 202.1 और जीमेल के लिए हो गया 203.1। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे नेम में मैं हर बार ये कंडीशंस ऐड करवाता जाऊंगा और क्या होगा, जस्ट लाइक कि ये है जीमेल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, gmail.com। ठीक है। ये मुझे एक रिकॉर्ड ही रखना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट चलता है रिकॉर्ड। उसके बाद है ये AA रिकॉर्ड। डबल ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। सिक्योरिटी के अंदर ऑथेंटिकेशन वगैरह रहती है कि भी अगर मैच करती हैं सारी कंडीशन तो ही ये रिकॉर्ड आपको ओपन होगा, वरना नहीं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईपी एड्रेस था इसका 203.0.0.1। ठीक है। और मैं इसको ऐड करवा देता हूँ। तो देख पा रहे हो कि gmail.com इस आईपी के ऊपर डीएनएस के अंदर ऐड हो गया। ठीक है। अब यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ, जीमेल की जगह पे हो गया google.com। गूगल का आईपी क्या था मेरे पास? 201। ठीक है जी। 201 कर देता हूँ और इसको फिर मैं ऐड कर देता हूँ, तो गूगल भी ऐड हो गया। उसके बाद है मेरे पास यूट्यूब। यूट्यूब का है 202।
ठीक है। अब मैंने सिर्फ ये 3 ऐड किए। अब क्या करना होता है हमें, अब ये जब तक आप तक पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है वो देखते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। यह है यहाँ पे, और इस राउटर से आप कहीं भी कनेक्ट हैं। यहाँ पे आप बैठे हैं, ये आपका पीसी है, आपके घर में बैठे हैं, और आपने कोई भी वेबसाइट को सर्च किया, तो वो क्वेरी क्या है। अब आपके सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो 2-3 चीजें आपको मिलेंगी। पहला आईपी, दूसरा गेटवे, ठीक है, सॉरी, सबनेट मास्क भी होता है यहाँ पे, आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे, और एक नीचे मिलता है डीएनएस। मिलती है इतनी चीजें। हाँ सर, मिलती है। और ठीक है, तो एक बार हम नॉर्मली चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है आपके पास, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, और ये डीएनएस सर्वर एड्रेस, राइट। अगर आपके पास आपके लोकल नेटवर्क पर आपने कोई प्रेफर डीएनएस सर्वर बना रखा है, तो आप उसका एड्रेस डाल सकते हो। अगर कोई और बैकअप डीएनएस सर्वर बना रखा है, तो बैकअप का भी आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं आईएसपी की, तो आईएसपी तो आपको ऑटोमेटिक देता है। चलो ठीक है। अभी सपोज करते हैं कि आईएसपी ने आपको दिया, आईएसपी ने आपको दिया है 8। मैं गूगल का ही एक डीएनएस सर्वर उठाता हूँ, और उसके अंदर ये लिस्ट बनी है मेरी, गूगल के अंदर ये लिस्ट बनाई है मैंने। ठीक है। अब आपके पीसी में क्या होगा, आईपी एड्रेस क्या है, 192.168 डॉट समथिंग आपको मिल गया ना। सबनेट मास्क आपको मिल गया 255.255.255.0। गेटवे आपको मिलता है 192.168.1.1। डीएनएस के अंदर आपको मिलेगा 8। ठीक है। और गूगल का ये एक बैकअप डीएनएस रहता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, वो क्या रहता है, 4.4.4.4। ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके आईपी की रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से कहाँ जाएगी, डीएनएस के ऊपर। तो डीएनएस तक पहुंची, आपने क्या लिखा था, gmail.com लिखा था जी। तो जीमेल, ये 8 वाला जो एड्रेस है ना, ये कहाँ तक जाएगा फिर, यहाँ तक, ये यहाँ पे रीच करेगा। यानी कि यहाँ से ये सर्वर कहाँ जाएगा, घूम के आपके gmail.com पर, और यही आपको फिर आपको रिप्लाई देगा कि ठीक है, ये सर्वर आपका अवेलेबल है, और फिर ये रिप्लाई आएगा यहाँ से एज इट इज आपके सिस्टम पर। ठीक है। क्लियर है इतना। बताइए। नितिन, अमनदीप, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, आवाज आ रही है। नहीं सर। क्लियर है। अब तो सिंपल चीज पता क्या है यार, कि डीएनएस के अंदर बस आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो हम राउटर्स के ऊपर और स्विचेस के ऊपर कुछ करके देखते हैं, सिक्योरिटी का होता है। डीएनएस सर्वर पे पासवर्ड्स वगैरह, ऑथेंटिकेशन वगैरह रहती है। ठीक है। तो वो ऑथेंटिकेशन है, जस्ट लाइक कि यहाँ पे ये ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन दिया गया है। तो ये भी है आपका, कि भाई ये पोर्ट कौन से के ऊपर काम करेगा, क्लाइंट नेम क्या है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, उसका पासवर्ड क्या रहेगा, सर्वर टाइप कौन सा है, टैकेस सर्वर होता है, एक रेडियस सर्वर होता है। ये हम सिक्योरिटी पोर्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे हमारा। ठीक है ना। जी जी। ओके। तो ये तो था आपका ये अपना थोड़ा डीएनएस का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे कल हमने कुछ टॉपिक के ऊपर बात किया था, कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम एसटीपी पढ़ने वाले हैं। एसटीपी के बारे में थोड़ा बता सकते हो? क्या एसटीपी के बारे में बता सकते हैं?
एचटीटीपी सर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, जो मतलब जो स्विचेस होते हैं उनमें ये जो कॉलिजन हाँ होता है ना, तो हाँ, उसको अवॉइड करने के लिए एचटीटीपी यूज किया जाता है। ठीक है। टू अवॉइड लूप प्रोसेस इन द स्विचिंग, राइट। हाँ right। ओके। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं एचटीटीपी के साथ? अभी जस्ट लाइक कि मैंने ये टोपोलॉजी बना रखा है, तो इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है एचटीटीपी में? एक रूट ब्रिज होता है, राइट। तो इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या बना, ये स्विच क्या बना मेरा? रूट ब्रिज। क्योंकि रूट ब्रिज के सारे पोर्ट क्या रहते हैं हमारे एक्टिव स्टेट के अंदर, और हमेशा फॉरवर्डिंग के अंदर रहेंगे, राइट। तो इसके जितने भी पोर्ट हैं वो क्या रहेंगे हमेशा हमेशा? डेजिग्नेटेड पोर्ट, डीपी। ये भी डीपी रहेगा, ये भी डीपी हो जाएगा, ये भी डीपी है, और ये भी डीपी है। इसके सामने वाला, अच्छा अब ये बताइए कि इसके सामने वाला ये जो ग्रीन मेरा जो इंटरफेस दिखा रहा है, ये किस टाइप का इंटरफेस होगा? रूट पोर्ट है सर ये। ये आरपी हो जाएगा, रूट पोर्ट। फिर ये जो ब्लॉक है वो किस टाइप का पोर्ट रहेगा? बैकअप पोर्ट। ये अल्टरनेटिव रहता है, अल्टरनेट या ब्लॉक, ठीक है। एज इट इज ये यहाँ से सारे अल्टरनेटिव हो गए। ये पोर्ट क्या होंगे फिर? अगर ये इनमें से एक तो आरपी है, ये वाला क्या हो गया आपका? आरपी। तो ये दोनों क्या है? ये ग्रीन है, देखिए। तो ये दोनों पोर्ट कैसे पोर्ट बनेंगे यहाँ पे, बताइए। ये है तो सर लिसनिंग में, हम्म। पर एक आर पे दो डेजिग्नेटेड बनेंगे। ये डीपी बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, इसको डीपी भी नहीं मानते। एक तरीके से नॉर्मली अगर देखा जाए तो डीपी की जगह पे मैं इसको आरपी ही लिखूंगा, बिकॉज ग्रीन पोर्ट हमेशा आरपी रहेंगे, रूट पोर्ट रहेंगे। उसके बाद जो सामने वाले ये जो ब्लॉकिंग के अंदर चले जाते हैं ना, इसको मैं क्या डीपी बोल सकता हूँ? अब बताइए कि ये एक्टिव पोर्ट मेरे आरपी रहेंगे या ब्लॉक पोर्ट आरपी रहेंगे? सर आरपी तो वही रहेगा ना जो हमारा रूट ब्रिज से कनेक्टेड पे है, और फिर डीपी बाकी सारे रहेंगे, क्योंकि आ तो ओके। वो इससे रहा है। हाँ क्योंकि एक राउटर बिल्कुल। से तो वो एक पोर्ट से तो वो आरपी बन चुका है, तीन तीन आरपी पोर्ट कैसे हो जाएंगे? तो एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए क्या है मेरे पास? मेरे पास ये स्विच है, और इसके अंदर मैं कमांड अप्लाई करता हूँ। स्विच में चलते हैं, कमांड अप्लाई करते हैं, अनेबल शो पैनिंग ट्री। देखिए, मैं आपसे यही कंसर्न कर रहा था कि जितने भी मेरे ग्रीन कलर के या जो एक्टिव स्टेट के अंदर पोर्ट रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? डीपी रहेंगे, ठीक है। ये पोर्ट क्या होंगे मेरे? आरपी होंगे। समझिए इस चीज को कि अल्टरनेटिव है मेरा एक पोर्ट, जो कि है मेरा ये वाला ब्लॉक, ठीक है। स्टेटस क्या है? ब्लॉक। ये देखिए, अल्टरनेट पोर्ट है, ब्लॉक है, तो ये वाला है। रूट है, तो ये वाला है मेरा रूट। डेजिग्नेटेड है दोनों। कौन से? ये जो इंटरफेस थे मेरे दोनों के दोनों, ये क्या है? डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यार, डीपी क्या करता है? डीपी जो है बीपीडीयू मैसेजेस को रिसीव कर सकता है और शेयर भी तो कर सकता है, राइट? या नहीं कर सकता?
और जो ब्लॉक पोर्ट रहेंगे ये सिर्फ बीपीडीयू को क्या करेंगे, ये सिर्फ बीपीडीयू को चेक कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बट ये बीपीडीयू मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मैं दूसरे स्विच के अंदर दिखाते हैं क्या होता है कि अगर मैं इस स्विच के अंदर जाके चेक करता हूं तो क्या दिखाता है, अनेबल शो स्पैनिंग ट्री। देख लीजिए अभी भी क्या है ये ब्लॉक स्टेट के अंदर। ठीक है, ब्लॉक में क्यों है, क्योंकि एक पता है कि भाई हमें एक आरपी हो सकता है, बाकी जाएंगे ब्लॉक में। अगर ये आरपी फेल हो जाता है, अगर आपका ये रूट पोर्ट जो बना है ये फेल हो जाता है तो क्या होगा। अब देखिए रूट पोर्ट कौन सा मेरा है यहाँ पे F0/1। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/1 को मैं यहाँ पे जाके शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन किया, अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो देखिए नेक्स्ट मेरा क्या बन गया यहाँ पे, जो ये नीचे वाला इंटरफेस था ये क्या बन गया, चेक कर लेते हैं। एग्जिट एग्जिट शो स्पैनिंग ट्री, F0/3 क्या बन गया, अब रूट बन गया ना। पहले क्या था मेरा F0/1 था रूट आरपी, ये बंद हो गया किसी वजह से, खराब हो गया, तो F0/3 ये वाला क्या बन गया, ये अब की बार आरपी बन गया एक्टिव। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्लॉक स्टेट के अंदर जो जाता है इंटरफेस वो मेरा आरपी बन सकता है, डेजिग्नेटेड तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये हमने अभी प्रैक्टिकली देखा भी है। ये क्या बन रहा है, रूट बन रहा है यहाँ पे। इतनी चीज सही है। बताइए। क्या सर, एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या चीज सही है? यार देखिए कि अगर मेरे पास F0/1 था ये वाला इंटरफेस, ये था F0/1, तो जो पहले आरपी एक्टिव था, राइट, रूट पोर्ट था मेरा ये, मैंने F0/1 को बंद कर दिया तो ये मेरा शट डाउन हो गया पोर्ट। और शट डाउन होने के बाद ये जो नीचे वाला मेरा लिंक है F0/3 ये क्या बन गया, अब आरपी। देखिए F0/3 क्या बन गया, अब आरपी बन गया ना। और इससे पहले क्या था, इससे पहले वाली टेबल देख लेते हैं। इससे पहले क्या था, F0/1 क्या था मेरा रूट, F0/3 क्या था ब्लॉक। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ब्लॉक पोर्ट जो रहते हैं वो आरपी के लिए रेडी रहेंगे। हाँ सर, आरपी के लिए रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको भी बंद कर देंगे तो आरपी का डायरेक्ट कनेक्शन फिर राउटर से रहेगा, मतलब रूट ब्रिज का डायरेक्ट कनेक्शन इससे हटके और राउटर से जाएगा, राउटर इसके लिए रूट वो बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। हाँ, तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में हाँ आया कि अगर रूट पोर्ट मेरा ब्लॉक होता है या बंद होता है तो जो भी दूसरा ब्लॉक पोर्ट रहेगा वो आरपी स्टेट के अंदर चला जाएगा, राइट। एक आरपी के अंदर जाएगा सर, एक डीपी के अंदर जाएगा। बिल्कुल जाएगा, तो ये जितने भी ब्लॉक पोर्ट रहेंगे, अब एक तो मैंने पूरा बंद ही एक कर दिया आरपी है है, वहां से। ब्लॉक में भी एक आरपी और एक डीपी है सर। तो अभी मैं इसी चीज के ऊपर हूँ, तो इस चीज के ऊपर देखिए दोनों क्या है, ब्लॉक और एक है मेरा शट डाउन। तो अगर मैं फिर से इंटरफेस F0/1 को नो शट कर देता हूँ, फिर से एक्टिव कर देता हूँ उसको, तो अब क्या होगा, देखिए अब फिर से रिवर्स हो गया। फिर से रिवर्स हुआ तो क्या होगा, शो पेनिट्री करके देखते हैं। तो F0/1 फिर से क्या बना मेरा, रूट बना। और बाकी तो सारे ब्लॉक में है, आप कह रहे थे कि डीपी में चले जाएंगे, डीपी तो नहीं गए, बाकी सारे तो मेरे ब्लॉक स्टेट के अंदर है।
बताइए। जी सर। यहाँ पे देखते हैं मेरे इस स्विच के अंदर, जो मेरा मल्टीलेयर स्विच है, यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए, शोज पेनिट्री। अब एक ही पोर्ट मेरा ब्लॉक स्टेट के अंदर है, वो ये वाला है, हमें दिख रहा है साहब। एक है मेरा रूट, जो कि मेरा ये डायरेक्ट कनेक्शन होगा रूट ब्रिज से, वही मेरा रूट पोर्ट बनेगा, हमें पता है, राइट। उसके बाद देखिए, ये डीपी है, ये क्या है, डीपी है, क्योंकि हमें पोर्ट का सिलेक्शन भी तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा पोर्ट डीपी बनेगा, कौन सा आरपी बनेगा, इसका भी तो सिलेक्शन होता है। जस्ट लाइक रूट ब्रिज का सिलेक्शन होता है, वैसे ही तो रूट पोर्ट का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको ये वैल्यू दिख रही होगी, यहाँ से देखिए ध्यान से। हाँ, तो जाएगा ना, अभी बता रहा हूँ, देखिए कि अब यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है, दिख रही है आपको, 128.4, 128.3, 128.2, और ये डिटेल दिख रही है। ये क्या है, इसको बोलते हैं पोर्ट प्रायोरिटी। क्या बोलेंगे, पोर्ट प्रायोरिटी। और बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच के पोर्ट की प्रायोरिटी होती है 128 प्लस इंटरफेस नंबर। यानी कि अगर मेरा इंटरफेस है F0/1, तो इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई, 128 प्लस 1, 129 इज द पोर्ट प्रायोरिटी। तो आप कहोगे सर, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वही तो मेरा आरपी बनता है। F0/1 को देखो, यहाँ पे डीपी बना है, इनमें से ही होगा कोई ना कोई, क्योंकि रूट पोर्ट जो है मेरा F0/3 है, ये मेरा क्या है, F0/3। तो ये आरपी क्यों बना, कोई बता सकता है। अगर मैं प्रायोरिटी चेक करूं, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी इंटरफेस या पोर्ट, आरपी आरपी इसलिए बना है, इसके साथ वाला पोर्ट कौन सा है जो ये आरपी है, ऑल्टरनेटिव है? ये ब्लॉक नहीं, है। ये कौन सा पोर्ट नंबर, फास्ट इथरनेट कौन सा है ये जो ब्लॉक में जो है? आरपी जो आरपी बना है, ठीक है, वो है मेरा F0/3। जो ब्लॉक स्टेट के अंदर गया है वो है मेरा F0/4। तो सर जो F0/3 वो डायरेक्ट खुला हुआ है ना उससे, एफ जीरो बिल्कुल, बाई थ्री की कि प्रायोरिटी जो कम मेरा है ना। रूट ब्रिज से डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक होगा, उसके हिसाब से पोर्ट की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मेरे को आरपी और ब्लॉक पोर्ट मिलेंगे, राइट। जी सर। ठीक है, अब मेरे को अगर ये ब्लॉक पोर्ट मिल गया, तो बाकी के तो मेरे डीपी रहेंगे ना सर, डीपी अकॉर्डिंग टू रहेंगे सर। प्रायोरिटी। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो डीपी के सामने वाले हमेशा क्या होते हैं, रूट पोर्ट। बस फिर यही कॉन्सेप्ट है हमारा एसटीपी का। इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, एक चीज और देखें कि अगर मैं, अब देखो एक चीज और पता है मेरे को, वो क्या पता है कि एसटीपी जो है वो पर वीलैन भी चलता है, चलता है पर वीलैन एसटीपी, जिसको हम बोलते हैं पीवीएसटीपी। देखिए कैसे समझते हैं इस चीज को, कि अगर मैं हर एक स्विच पे जाके वीलैन क्रिएट कर देता हूं, अभी अगर मैं करता हूं, तो देखिए मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूं। आपको क्या दे रहा है, शोज पेनिट्री, आपको किसकी दे रहा है, वीलैन 1 की डिटेल दे रहा है, राइट। अभी तक सिर्फ वीलैन 1 की ही डिटेल मिल रही है आपको, सही है। अब पर वीलैन एसटीपी अगर मेरे को चलाना है, पीवीएसटी अगर चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
वीलैन क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं वीलैन क्रिएट करता हूँ। वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5, वीलैन 6। मैंने 6 वीलैन क्रिएट कर दिए। तो क्या अब मेरे को यहाँ पे 6 एसटीपी इंस्टेंस दिखेंगे? हर वीलैन का एसटीपी का डेटा क्या मुझे दिखेगा यहाँ पे? बताइए। देखिए अभी भी सिर्फ क्या दिख रहा है मेरे को? सिंगल वीलैन का ही इंस्टेंस शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल अगर मैं शो वीलैन करता हूं तो वीलैन जो ये स्टेटस दिखा रहा है ना एक्टिव, ये अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीलैन तभी एक्टिव होगा जब इसके अंदर कोई ना कोई इंटरफेस हम एग्जिस्ट करवाएंगे। बिना इंटरफेस एग्जिस्ट करवाए कभी भी वीलैन आपके एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब पोर्ट के अंदर हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि और दूसरी चीज कि हर एक स्विच के अंदर ये जो सारे इंटरफेसेस हैं ये क्या होंगे? आपके ट्रंक मोड पे होने चाहिए। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि मेरे इंटरफेसेस कहाँ कहाँ पे और कौन से कनेक्टेड है। F0/1 और 2, 3 और 4 यही है क्या? एक बार इसको हटा के देखते हैं। तो यहीं से दिख जाएगा वो तो। शो एसटीपी F0/1 और F0/2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ F0/1, 2, 3 और 4 इन चारों को मैं डाल देता हूँ ट्रंक पे। तो इस स्विच के अंदर चलते हैं और यहाँ पे करता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस रेंज F0/1 to 4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैंने इन सभी को ट्रंक पे डाला। अच्छा अब ये चीज बताइए नितिन और अमनदीप कि अगर यहाँ से ये सारे इंटरफेस मेरे ट्रंक मोड पे चले गए तो क्या यहाँ से इन स्विचेस के इंटरफेस भी ट्रंक पे होंगे या नहीं होंगे? यस और नो बताइए। बाय डिफॉल्ट तो ट्रंक ही रहता है ना। बाई डिफॉल्ट ट्रंक रहता है? नहीं तो बाई डिफॉल्ट तो सर नेटिव वीलैन पे चलता है ना, वीलैन 1 पे। सर ये क्या कहते हैं जो रूट ब्रिज है ना, हम्म ये तो जो इसके इंटरफेस से जुड़े हुए हैं ये तो शायद ट्रंक पे हो जाए, क्योंकि ओके। शायद नहीं मतलब कि ट्रंक पे ही होंगे, क्योंकि अगर वो उसको वो करेगा क्या कहते हैं ऑटो पे रहता है, क्योंकि वो के सामने वाला ट्रंक है बाई मेर डिफॉल्ट नहीं नहीं बाई नहीं नहीं बाई नहीं सर, नहीं नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हमें करने पड़ेंगे, नहीं होंगे, ठीक है, तो नहीं होंगे। अब यहाँ बताइए कि अगर बाय डिफॉल्ट मेरा इस स्विच के सारे इंटरफेस ऑटो मोड पे हैं, ये भी ऑटो मोड पे है, ये भी ऑटो मोड पे रहेगा, ये भी ऑटो मोड पे है, अब क्या होगा? तो अभी तो हमने इंटरफेस 0 1 को करा है ना, मतलब कि ट्रंक पे, मतलब अब चारों को मैंने करा इस है। स्विच, हाँ इस स्विच के F0/1 से लेकर 4 तक के मैंने ट्रंक डाल दिए। हाँ तो जो सर तो कनेक्टिविटी में इसके इंटरफेस दूसरे वालों के इंटरफेस से होंगे वही ट्रंक में होंगे, ये वाले नहीं होंगे जो क्या कहते हैं रूट पोर्ट, हाँ ये नहीं होंगे, ये ये वाले ट्रंक पे नहीं होंगे, नहीं तो होंगे। इसको भी हमें ट्रंक पे डालना पड़ेगा, राइट? हम्म। ठीक है, तो मैं इसको भी ट्रंक पे डाल देता हूँ। अभी आप चेक करना कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सर अभी हमने इन चारों ये को ट्रंक पे डाला है, तो ये सामने वाला तो ट्रंक पे नहीं है, वो तो जो होता है वो अपना एक्सेस पे रहेगा, अगर उसने ऑटो वीलन बना रखा है। ऑटो 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 पे ऑटो रहेगा तो ट्रंक ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक साइड तो हमने मैनुअल ट्रंक कर दिया ना सर, मैनुअल ट्रंक के सामने वाला तो ऑटो ऑटो है तो वो भी ट्रंक बन जाएगा, समझे? तो यार यहाँ देखते हैं ना, शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो क्या है मेरे पास? F0/1 और 2 किस मोड पे हैं? देखिए ऑटो मोड पे हैं। इस स्विच के ये दोनों इंटरफेसेस ट्रंक मोड पे तो हैं लेकिन ऑटो पे हैं और ट्रंकिंग ऑन है इसके ऊपर, राइट?
अब मैं चलता हूँ मेरे पहले स्विच पे, पहले स्विच पे जाके मैं करता हूँ शो इंटरफेसिस ट्रंक। तो देख लीजिए कि F0 बाय 1 2 3 4 विद VLAN 1 2 3 4 5 6, ये पूरी डिटेल आपको दे रहा है कि ये ट्रंकिंग मोड क्या है। आप देखो, एक तो ये चीज देखो, और एक आप देखो ये, एक पे तो मैंने किया था मैनुअल सेट किया था, मोड क्या है, ऑन, और एक पे ऑटो था, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रंक बन गया। हाँ, अनकैप्सुलेशन तो ट्रंकिंग पे चलता है ना, तो 802.1 अब इसको बाय डिफॉल्ट यूज करता है, आईएसएल यूज नहीं करता है अभी, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, क्योंकि अगर आईएसएल यूज करेगा तो आईएसएल क्या करता है, 30 बाइट का डेटा एक्स्ट्रा लगाता है पैकेट के साथ, और यहाँ पे 802.1 क्यू या .1 क्यू जो अनकैप्सुलेशन है वो लगाएगा सिर्फ 4 बाइट का हेडर। इस वजह से कहाँ पे 4 बाइट और कहाँ पे 30 बाइट का, ठीक है। तो वो इशू है इसके साथ, सिस्को के साथ, इस वजह से सिस्को ने आईएसएल को छोड़ दिया है अभी, वो .1 क्यू के ऊपर ही काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि ये ऑटो मोड था, और ट्रंकिंग हमारा स्टेटस क्या है, चल रहा है, राइट, ट्रंकिंग चल रहा है, एक साइड मैनुअल किया है और दूसरी साइड ऑटो है, तो हमेशा वो ट्रंक पोर्ट ही बनाएंगे। ठीक है जी। अब इस स्विच के अंदर पोर्ट इंटरफेस में ये नीचे वाले 3 और 4 को भी क्या डाल देता हूँ, ट्रंक पे डाल देता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0 बाय 3 2 4, एक मिनट क्या हो गया गलत, अच्छा सॉरी, इंटरफेस रेंज आएगा, मल्टीपल इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे तो रेंज आएगा हमेशा F0 बाय 3 और 4, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये भी ट्रंक मोड पे चले गए, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अब चेक कर लेते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। तो अब ये चीज ध्यान से देखना एक और, कि जब आपके ये चारों इंटरफेस VLAN 1 पे चले गए हैं, ये देखो यहाँ पे VLAN 1 है ना, और VLAN 1 से लेकर 1005 तक सारे अलाउड है यहाँ पे, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे तो सिर्फ कितने थे, देखिए दिखा तो रहा है कि ट्रंक के ऊपर सारे अलाउड है, लेकिन इस इंटरफेसिस के ऊपर, इस स्विच के ऊपर टोटल VLAN बने कितने हैं, 6 VLAN बना रखे हैं। तो ये VLAN यहाँ भी मेरे को क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो आए नहीं ना, ठीक है, तो यहाँ पे आए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही VLAN है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी एक बार कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और VLAN को क्रिएट कर लेते हैं, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 5 6, ठीक है जी। तो मेरे को यहाँ भी VLAN क्रिएट करने पड़ेंगे, enable configuration VLAN 2 3 4 5 और 6। अब करते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो अब देखिए कि आपको डिटेल जो शो कर रहा है वो क्या है, VLAN 1, VLAN 2, ऐसे ही VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 और VLAN 6। हर एक VLAN के अंदर आपको ये टेबल दिख रही है, राइट, हर एक VLAN के अंदर यही टेबल दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं PVSTP, यानी कि पर VLAN स्पैनिंग ट्री। तो अब ये बताइए कि क्या स्विच के अंदर PVST अनेबल होना या PVST का इस तरीके से काम करना, क्या ये सही है?
देखिए क्या होता है कि जितने VLAN अगर उतने ही एसटीपी के इंस्टेंस रन होंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ द स्विच बिकम्स हाई, क्योंकि उसको हर एक VLAN के लिए अपनी अलग अलग टेबल बनानी पड़ रही है और हर एक टेबल के अंदर सेम डेटा है, राइट। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग जितनी टेबल बढ़ेगी वो डेटा भी तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताइए। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मैंने सभी VLANs का जो काम है वो एक्यूरेट किया, उसके अकॉर्डिंग मेरे सारे के सारे इंटरफेसेस जैसे पहले थे वैसे हो गए। अच्छा, एक नई चीज यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं VLAN इंस्टेंसेस को चेंज कर दूं, अभी आंसर आप लोगों को करना है कि क्या होगा। कि अगर इस स्विच के अंदर मैं VLAN 1 और 2 की प्रायोरिटी 0 कर दूं, यहाँ पे VLAN 3 और 4 की प्रायोरिटी 0 कर दूं, और इस पे VLAN 5 और 6 की प्रायोरिटी 0 कर दूं, तो क्या इफेक्ट होगा बताइए। सर अगर प्रायोरिटी इनकी 0 कर देंगे किस किसकी 3 और 4 की, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि 3 ही अप रहेगा, 4 तो डाउन ही रहेगा फिर भी प्रायोरिटी 0 ठीक करने है, के बाद भी। ओके, लेट्स चेक। अब और ऊपर वाले में जो हमने 5 6 करी है उससे तो कोई मतलब हाँ, है ही नहीं हमें। क्योंकि वो मेरा रूट ब्रिज है हाँ, ना। और ये जो हाँ, प्रायोरिटी 0 इसमें 1 2 करी है तो इसमें 1 ही अप रहेगा, 2 पे कुछ नहीं होगा, जैसे ब्लॉक है वैसे ही रहेगा। ओके, लेट्स सी। मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और 2 प्रायोरिटी, ये कमांड ध्यान रखना, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 2 प्रायोरिटी 0, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, ये ध्यान रखना कि ये कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। यहाँ पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन स्पैनिंग ट्री VLAN 3 4 प्रायोरिटी 0, और यहाँ पे कर देंगे 5 और 6। कॉन्फ़िगरेशन स्पैनिंग ट्री VLAN 5 6 प्रायोरिटी 0। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब मेरे को ये बता दीजिए कि अगर आप कह रहे थे कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसके सारे के सारे इंटरफेसिंग ग्रीन कैसे हो गए, जबकि ब्लॉकिंग पे होना चाहिए था, एसटीपी चलना चाहिए था। बताइए, इज दैट पॉसिबल। क्या किया है हमने, सर हमने किया था कि एसटीपी तो ये फेल स्विच है हो ना। गया ना। सर एसटीपी फेल नहीं हुआ, एसटीपी चल रहा है अभी भी, लेकिन वो कैसे चल रहा है उसको समझो। कि यहाँ पे VLAN 1 और 2 प्रायोरिटी 0, तो हमने ये पढ़ा था कि जिस VLAN की प्रायोरिटी सबसे लो होगी वो स्विच उसके लिए एज ए रूट ब्रिज का काम करेगा, पढ़ा था हमने। याद आया कुछ। हाँ जी। चलो इसके अंदर शो स्पेलिंग ट्री करके देखते हैं।
क्यू स्पैनिंग ट्री। ओके, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस ब्रिज इज द रूट, जबकि मेरा रूट ब्रिज तो ये था, अब ये वाला रूट ब्रिज दिखा रहा है, दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? किसके लिए दिखा रहा है वो भी ध्यान से देखना। VLAN 1, दिस ब्रिज इज द रूट। VLAN 2, दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है, VLAN 3 पे आ जाओ। क्या VLAN 3 के ऊपर कौन सा है रूट? रूट आईडी देख लीजिए, ये जो स्विच है ना जिसका मैक एड्रेस ये है, ये रूट ब्रिज है VLAN 3 और 4 का। ये देख लीजिए, आगे 4 देख लीजिए, आगे 5 देख लीजिए, 5 के लिए अलग से मिलेगा आपको, ये लीजिए 6 के लिए भी अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि 3 और 4 के लिए इसको रूट ब्रिज बना दिया, 5 और 6 के लिए इसको रूट ब्रिज बना दिया। इसको बोलते हैं एक तरीके से रूट पोर्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, या रूट मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं, एसटीपी रूट मैनिपुलेशन। अब रूट मैनिपुलेशन में क्या किया है कि पर्टिकुलर VLANs को ही हमने रूट ब्रिज दे दिया। अब सिंपल सी चीज बताइए यार, कि आपके पास 100 VLAN चल रहे हैं, तो 100 VLAN के लिए एक ही स्विच रूट ब्रिज बनेगा, तो ये स्विच कितना परफॉर्म कर पाएगा बताइए? क्या यहाँ पे इसको परफॉर्मेंस मिल पाएगी 100 VLAN के डेटाबेस के लिए? सोचिए थोड़ा सा। नहीं सर। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आपके पास एक आया PVSTP प्लस। ये थोड़ा सा फास्ट था PVSTP से, और फास्ट कन्वर्जेंस यही था कि इसके अंदर हम ऐसा सिस्टम कर सकते थे कि भाई अलग अलग VLAN को अलग अलग रूट ब्रिज देकर अपना काम करवा सकते थे। प्लस पर VLAN पेरेंट ट्री प्लस, ये मोड था इसका। PVST उसके बाद आया था PVST प्लस। हाँ, इसके अंदर बस ये रूट मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या है कि एक तो हमने किया कि पर्टिकुलर VLAN को प्रायोरिटी के हिसाब से, एक किया हमने किसके हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, दूसरा तरीका है रूट के हिसाब से। ठीक है, रूट प्राइमरी बना सकते हैं या रूट सेकेंडरी बना सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है आपको, स्पैनिंग ट्री VLAN का नंबर रूट प्राइमरी, तो इसको मैंने डाल दिया VLAN 1 2 के प्राइमरी के अंदर, और यहाँ पे जाके कर दिया 3 4 को प्राइमरी और 1 2 5 6 को सेकेंडरी, सॉरी 1 2 को सेकेंडरी कर दिया कि भाई अगर आपके पास रूट प्राइमरी फेल होता है तो सेकेंडरी है आपके पास। 3 4 को यहाँ पे सेकेंडरी में डाल दिया मैंने। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 2 रूट प्राइमरी, और 3 4 को हम क्या डाल देंगे, रूट सेकेंडरी। एक तरीके से प्राइमरी हो गया मेन रूट, सेकेंडरी हो गया बैकअप। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ओके।
तो क्या यही सारी कंडीशन मेरी एक सेकेंड, मैं एक डिवाइस लगाता हूं, यहाँ पे मैंने लगा दिया हब। तो क्या ये कंडीशन हब के साथ भी पूरी करेगा? फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए, एज पर रिक्वायरमेंट तो क्या होना चाहिए था, एज पर जैसे हमने देखा कि भाई हर एक वीलैन को हमने डाल रखा है तो सारे अपने अपने रूट ब्रिज हैं। तो पर्टिकुलर हब के केस के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इंटरफेस ब्लॉक के अंदर जा रहा है? बता सकता है कोई? ये संबंधी क्या है? में तो एसटीपी लग गया ना सर कि स्विच की तरफ से, उसमें तो कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसी मतलब दी नहीं है उसको भी वीलन की तरफ से। और आपका तो काम ही है कि उसमें तो लिसनिंग वसनिंग कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में काम बिल्कुल होता है। बिल्कुल, बस यही कंडीशन कि हब हमेशा क्या करेगा, अपने इंटरफेसेस को फॉरवर्ड में रखने का ट्राई करेगा, लेकिन स्विच क्या करेगा, वो अपना एक प्रोसेस फॉलो करके उस हिसाब से कन्वर्जेंस करता है, राइट? तो इसी वजह से ये थोड़ा सा आपके कंडीशन में ऐसी कंडीशन बनती है कि एक पोर्ट आपका जाता ही है ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर। ओके, तो सर आपका तो बकायदा यार, कॉन्सेप्ट भी नहीं है वीलन, तो फिर वो उसको भी समझता नहीं है कि हाँ वीलन क्या है। एक्चुअली हाँ, बस वही 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 चीज, क्योंकि हब इस कंडीशन को समझ नहीं रहा है और ये हमेशा ट्राई करता रहेगा कि मैं सारे इंटरफेसेस को एक्टिव करके चलूं, है ना? तो लेकिन स्विच क्या करेगा, हर एक इंटरफेस के ऊपर एक प्रोसेस रन करेगा, उसके हिसाब से इंटरफेस को ब्लॉक या दूसरे अपना फॉरवर्ड स्टेट के अंदर लेके जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये है आपका एसटीपी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्लियर है? तो कल की क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, हमारे एसटीपी के पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर आपका एक टॉपिक रह गया है, दैट इज एमएसटी। एमएसटी होगा आपका मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। ठीक है, RSTP भी तो है। अरे वो तो मोड होता है ना, स्पैनिंग ट्री मोड कर दो आरएसटीपी हो जाएगा ये लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, आरएसटीपी क्या करेगा, रैपिड स्पैनिंग ट्री है, तो वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है इससे। स्पैनिंग ट्री मोड, यहाँ पे देखो रैपिड बीवीएसटी दिख रहा है आपको? ठीक है, पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको सिर्फ ये दो ही मोड मिलेंगे, एक पीवीएसटी और एक रैपिड स्पैनिंग ट्री। ठीक है ना? तो इस तरीके से सिर्फ आप यहाँ से अपना मोड चेंज करके कन्वर्जेंस को थोड़ा फास्ट कर सकते हो। क्लियर है? स्पैनिंग ट्री मोड, उसके बाद जो भी आपका मोड रहेगा। तो एमएसटी है। इसके बाद एक्चुअली मुझे थोड़ा सा आगे करवाना भी था, लेकिन अभी थोड़ा सा काम आ गया बीच में से, जैसे मैं इसको सेशन को थोड़ा सा कर रहा हूँ वाइंड अप। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, मैंने ओपलाइन जो स्टूडेंट्स उनको भी दिया था, लेकिन ये भी पूरा नहीं करके आए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भी आप नोट कर लीजिए कि हम स्विचिंग के अंदर फर्स्ट जो है प्रोसेस स्विचिंग, सेकंड फास्ट स्विचिंग, और थर्ड सीईएफ। ठीक है, तो कल का हमारा ये टॉपिक रहेगा, हम इनको कवर करेंगे विद एमएसटी। हेलो क्लियर है? हेलो। हेलो, यस नितिन। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो अब हम्म, जैसे CCNP स्टार्ट होगा, क्या होगा? हाँ, सीसीएनपी स्टार्ट होगा।
तो उसमें मतलब कितना और डिटेल हो जाएगा फिर ये सिलेबस, क्योंकि किस चीज का? पॉइंट जैसे टॉपिक है ना, टॉपिक तो सेम ही है CCNA CCNP के मोस्टली। हाँ मोस्टली सेम है, लेकिन ये जो आप चीजें आगे पढ़ोगे ना, जस्ट लाइक कि एमएससी है, एमएससी आपका एनपी का पोर्शन आ गया। हम्म। ठीक है, इस सीसीएनए के अंदर एमएससी का कोई ओवरव्यू भी नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन जरूर होगी कि भाई ऐसे काम करता है बस वो। लेकिन यहाँ पे हम पूरा प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे कि एमएसटी रियलिटी में काम कैसे कर रहा है। और एमएसटी का जो भी आपका काम चलेगा वो पैकेट ट्रेसर में नहीं होगा, ये हम या तो रियल डिवाइस के ऊपर करेंगे या हम फिर जीएनएस का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो अब ये लगा लीजिए कि एनपी का पोर्शन आपका स्टार्ट हो ही गया है एक तरीके से, तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन कर लीजिए। कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर CNP फिर आप? हाँ, एमएसटी आपका एनपी का पोर्शन है तो आप ऑफलाइन आके कर लीजिए। ठीक है सर, मैं आपको उसमें ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, आप ग्रुप के अंदर अपडेट जरूर कर देना।